जेस्टेशनल हाइपरटेंशन हम तभी कहते हैं जब बीपी आपका ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मोर देन 140/90 से ज़्यादा हो और 20 वीक्स के बाद मतलब 5 मंथ्स के बाद अगर बीपी राइज हो रहा है और 140/90 से ज़्यादा है तो हम इसको जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या प्रेगनेंसी खत्म हो जाएगी तो ये बीपी नॉर्मल हो सकता है? हम लोग हमेशा कहते हैं यू हैव टू चेक बीपी टिल एटलीस्ट 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। यूजुअली 12 हफ्ते के बाद ये नॉर्मल हो जाता है, लेकिन इनिशियल 6 वीक्स आफ्टर पोस्ट डिलीवरी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ बीपी मॉनिटरिंग। प्रेगनेंसी में अक्सर इस तरीके के लक्षण आएंगे किसी को कि कोई चक्कर आ रहा है, धुंधलापन दिख रहा है और वो प्रेग्नेंट लेडीज अगर बेहोश हो गई तो क्या इससे बच्चे को और माँ को खतरा नहीं होगा कुछ? तो हमारे पास एंटी हाइपरटेंसिव टैबलेट्स होती हैं जो कि जो है आपके बीपी को कंट्रोल कर सकती होती हैं। और बीपी देखते हैं पूरे दिन भर में, दिन में 3 बार आपको बीपी मेजर करना है। जब भी बीपी रेज आ रहा है तो आप वो टैबलेट ले सकते हो और अकॉर्डिंगली टैबलेट की डोज जो है वो सेट करी जाती है। क्या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से बोला जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है तो अल्टीमेटली सी सेक्शन ही करना पड़ता है सच्चाई? देखो, अगर आपका बीपी सीवियर हाइपरटेंशन की साइड जा रहा है, मतलब कि आपका बीपी कॉन्स्टेंटली जो है 150 100 या उसके ऊपर है, तो इट इज़ वाइज टू गेट अ सिजेरियन डन। क्योंकि जब भी कभी आपके पेन्स आएंगे तो उन पेन्स के साथ भी आपका बीपी थोड़ा सा राइज होता है। हाँ। और जो आपने बताया चेक करने के लिए कुछ डूज है, कुछ डोंट्स भी हैं कि ये एक्टिविटीज करके या ये चीजें करके आप बीपी तुरंत ना चेक करिए। आपने डांट रहे हो या कॉफ़ी पी है आपने, है ना, एकदम से आपने हाई सॉल्ट प्रोसेस्ड फूड आप ले रहे हो, तो आइडियली उसके बाद आप ना मेजर करें, आप रिलैक्स होकर ही उसको मेजर करें। दवाइयाँ छूट भी जाती हैं, ये अक्सर सवाल बहुत ज़्यादा रहता है कि हम टाइम से दवाइयाँ नहीं लेते, दवाइयाँ छूट जाती हैं, तो क्या हम अगले दिन डबल डोज करके लें या कैसे लें? नहीं, बिल्कुल डबल डोज करके नहीं लेना है। बीपी की मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट है। आपको जब भी आप बीपी करोगे तो हम एक्चुअली जब भी बीपी रेज आता है मदर का, तो वी गिव सम टाइम टू द मदर फॉर हर काउंसलिंग। उनको हम समझाते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है आपका बीपी मॉनिटर करना। आप टैबलेट मिस नहीं कर सकते हो। प्रेगनेंसी के 20 वीक्स के बाद क्या आपका जो ब्लड प्रेशर है उसका रेंज 130/90 से बार बार ऊपर रह रहा है? इसके अलावा इसके साथ में आपको सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे कि चक्कर आना, आंखों के सामने धुंधलापन लगना, सिर में दर्द होना और बहुत सारे इसी तरीके की प्रॉब्लम्स, आप इसको नॉर्मल समझकर इग्नोर कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है, ये जेस्टेशनल हाइपरटेंशन के सिम्टम्स हो सकते हैं। बेसिकली प्रेगनेंसी में होने वाला हाई ब्लड प्रेशर। अब इसकी वजह से क्या माँ को और बच्चे को कोई खतरा हो सकता है? क्या इससे डिलीवरी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं? बच्चे में कुछ डेवलपमेंटल चीज़ें खराब हो सकती हैं? इन सभी के बारे में आज के इस पॉडकास्ट में जानने समझने की कोशिश करेंगे। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये जो ओवरऑल नॉर्मल वाला हाइपरटेंशन है उसमें कन्वर्ट ना हो जाए उसके लिए क्या टिप्स हम फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए हमारे साथ इस सेशन में जुड़ी हुई हैं डॉक्टर मयूर दास, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट क्लाउड9 हॉस्पिटल्स में। तो डॉक्टर, इस सेशन में तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much for inviting me for such a important topic, and it's very alarming if the BP raises, and if it is timely controlled, then you can get a healthy mother with a healthy baby. बिल्कुल, हम भी यही चाहेंगे डॉक्टर कि आपके ज़रिए हमारी ऑडियंस तक इस टॉपिक के बारे में हम उन तक सही इन्फॉर्मेशन, अवेयरनेस पहुंचा सके, सो दैट अगर ये प्रॉब्लम किसी को हो रही है तो उनके दिमाग में एक आइडिया रहे कि इस तरीके से ही होती हैं चीज़ें। Definitely. सबसे पहले हम यही चाहेंगे आपसे कि आप प्लीज़ यही बताइए कि जेस्टेशनल हाइपरटेंशन क्या सिर्फ प्रेगनेंसी में होने वाला हाई ब्लड प्रेशर है, या अगर किसी को पहले से बीपी रहा है तो उनको हो सकता है, या ये चीज़ आगे चल करके फुल्ली हाई ब्लड प्रेशर में कन्वर्ट हो सकती है? जी, तो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन जैसे वर्ड इंडिकेट करता है, जब भी हम एक वर्ड लगा देते हैं जेस्टेशन, इट मीन्स वो बीपी या कोई भी वो चीज़ जो जेस्टेशन में होती है, मतलब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हो रही है। ठीक है, अगर ये बीपी जो है आपका प्रेगनेंसी से पहले से है, देन इट कम्स अंडर क्रॉनिक हाइपरटेंशन। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन हम तभी कहते हैं जब बीपी आपका ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मोर देन 140/90 से ज़्यादा हो और 20 वीक्स के बाद मतलब 5 मंथ्स के बाद अगर बीपी राइज हो रहा है और 140/90 से ज़्यादा है तो हम इसको जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है। क्या अगर किसी को पहले से हाई ब्लड प्रेशर है तो प्रेगनेंसी में वो और अग्रीवेट हो सकता है? डेफिनेटली, अगर आपको पहले से पता है कि आप क्रॉनिक हाइपरटेंशन के पेशेंट हो, आपको पहले से बीपी हाई रहता है, तो उसके आपको कॉजेस भी पता होंगे कि बाय चांस आपको कोई किडनी प्रॉब्लम है या कोई हार्ट प्रॉब्लम है या ओबेसिटी की वजह से है या किस कारण वो बीपी हाई है। तो बीपी जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करते हो तो इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि आप पहले से अपना बीपी कंट्रोल रखें।
प्रेगनेंसी आने से पहले कुछ अलग टैबलेट्स होती हैं बीपी कंट्रोल करने की, और जब एक बार प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो जाती है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू चेंज दोज टैबलेट्स जो कि जो है प्रेगनेंसी सेफ एंटी हाइपरटेंसिव्स हों। बिल्कुल। और अगर जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, आपने जैसे कहा कि जेस्टेशन नाम लग गया, इसका मतलब प्रेगनेंसी में होने वाला हाई ब्लड प्रेशर, क्या प्रेगनेंसी खत्म हो जाएगी तो ये बीपी नॉर्मल हो सकता है? तो बीपी जो है ऐसा तो नहीं है कि हमेशा ही नॉर्मल हो जाता है, कई बार जैसे ही डिलीवरी हो जाती है बीपी नॉर्मल हो जाता है, लेकिन हम लोग हमेशा कहते हैं यू हैव टू चेक बीपी टिल एटलीस्ट 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। यूजुअली 12 हफ्ते के बाद ये नॉर्मल हो जाता है, लेकिन इनिशियल 6 वीक्स आफ्टर पोस्ट डिलीवरी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ बीपी मॉनिटरिंग, और अगर बीपी रेज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम टैबलेट्स दे सकते होते हैं। और अगर उस समय बीपी कंट्रोल ना किया गया तो प्रेगनेंसी में होने वाला ये हाई ब्लड प्रेशर क्या फुल्ली हाइपरटेंशन में बदल सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हम कहें कि जेस्टेशनल जो ब्लड प्रेशर है, अगर उसको कंट्रोल नहीं करें तो इट कैन लीड टू सीवियर प्रीएक्लैम्प्सिया, इट कैन लीड टू एक्लैम्प्सिया। सीवियर प्रीएक्लैम्प्सिया मतलब कि बीपी तो हाई होगा ही होगा, साथ में मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन भी हो सकता है। आपके किडनी अफेक्ट हो सकते हैं, लीवर अफेक्ट हो सकता है, आईज़ इफेक्ट हो सकती हैं, आपका ब्रेन इफेक्ट हो सकता है, और साथ में बेबी में भी इफेक्ट होना शुरू हो सकता होता है। तो ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं। हाँ। हम नंबर्स कैसे समझें कि बीपी हमारा नॉर्मल कब है प्रेगनेंसी में, या कब वो ज़्यादा एक लिमिट क्रॉस कर रहा है? क्योंकि हम अक्सर नॉर्मल बातचीत में समझते हैं 120/80 हमारा नॉर्मल बीपी है। करेक्ट। प्रेगनेंसी में ये कब हाई की तरफ बढ़ने लगता है? नंबर्स बताइए। बेसिकली जब भी आप प्रेग्नेंट होते हैं, अपनी फर्स्ट विजिट में आप एंटीनेटल विजिट के लिए जाते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक ब्लड प्रेशर इन एवरी विजिट। ठीक है, यूजुअली अगर हम देखें कि अगर क्रॉनिक हाइपरटेंशन के हो, मतलब शुरुआत से ब्लड बीपी है, तो फर्स्ट विजिट से ही बीपी रेज हो सकता है। अगर कहें कि आपकी प्रेगनेंसी में इनिशियल वीक्स में आपकी बीपी रेज नहीं है, तो ये चांसेस होते हैं कि मिड टर्म में आपका बढ़ना शुरू हो, मतलब कि 16-17 वीक से या 20 वीक से चांसेस होते हैं कि ये बीपी बढ़े। और बेसिकली होता क्या है कि प्लेसेंटल एब्नॉर्मल प्लेसेंटल इम्प्लांटेशन होता है, जो कि 12 से 14 या 16 हफ्ते पे हो रहा होता है, और अगर वो एब्नॉर्मल प्लेसेंटल इम्प्लांटेशन हो तो चांसेस जो है वो बीपी बढ़ने के बढ़ जाते हैं। तो 20 वीक्स के बाद यूजुअली ये थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू होता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में ये देखा गया है ज़्यादा चांसेस होते हैं कुछ पेशेंट्स के थर्ड ट्राइमेस्टर में बढ़ता है। और उस समय हम क्या रेंज देखें ब्लड प्रेशर हर बार हमें जो बीपी का रेंज देखना है वो 140-90 ही है। अगर आपका बीपी अगर आपका बीपी 140-90 या 140-90 से ऊपर जा रहा है, मतलब सिस्टोलिक 140 और डायस्टोलिक 90, इससे ऊपर जा रहा है, देन इट इज जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, चाहे वो कोई भी स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी हो। इसके कुछ सिम्टम्स भी आते हैं प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन के? बिल्कुल। अगर देखें तो पेशेंट को ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकता है, एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकता है, डिजीनेस फील हो सकता है, चक्कर आना है, एकदम से सीवियर हेडेक फील हो सकता होता है, ऐसा लगता है कि ब्लैकआउट हो सकता है। तो ये सब छोटे-छोटे सिम्पटम्स हैं जो आते हैं, पर इनको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। दे आर द जस्ट लाइक द वार्निंग साइंस एंड यू हैव टू कम टू द हॉस्पिटल राइट देयर। इसमें जो आपने हमें लक्षण बताए, प्रेगनेंसी में अक्सर इस तरीके के लक्षण आएंगे किसी को कि कोई चक्कर आ रहा है, धुंधलापन दिख रहा है, और वो प्रेग्नेंट लेडीज अगर बेहोश हो गई तो क्या इससे बच्चे को और माँ को खतरा नहीं होगा कुछ? बिल्कुल खतरा है। तभी हम कहते हैं कि जब भी आप प्रेग्नेंट होते हो, एंटीनेटल विजिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हर मोमेंट जब भी आप आ रहे हो इनिशियल फिर उसमें हर 2 महीने पे या 3 महीने मंथली आ रहे हो, फिर आप वीकली आ रहे हो, तो हर टाइम आपका बीपी चेक होता है। तो यूजुअली पेशेंट जो है इस स्टेज तक नहीं पहुंचता है, तो टाइमली हम बीपी चेक कर सकते होते हैं। हमें बीपी रेस लगता है तो अकॉर्डिंगली हम पेशेंट को बताते हैं कि आप बीपी मॉनिटरिंग करिए, और अगर बीपी 140-90 से ऊपर आ रहा है तो हमारे पास एंटी हाइपरटेंसिव टैबलेट्स होती हैं जो कि जो है आपके बीपी को कंट्रोल कर सकती होती हैं। और बीपी देखते हैं पूरे दिन भर में, दिन में 3 बार आपको बीपी मेजर करना है। जब भी बीपी रेज आ रहा है तो आप वो टैबलेट ले सकते हो, और अकॉर्डिंगली टैबलेट की डोज जो है वो सेट करी जाती है। और हमारा टारगेट होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कि आपका बीपी 135/85 के नीचे ही रहे। ठीक है। और जो लक्षण आपने बताए हैं, ये क्या कुछ ऐसे होते हैं कि वेरी भी कर सकते हैं अलग-अलग ट्राइमेस्टर के हिसाब से? नहीं, अगर बीपी बढ़ रहा है तो यूजुअली टाइमली डायग्नोसिस इज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। और अगर आपके वार्निंग साइंस आ गए हैं तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उस टाइम पे हमें बहुत सारे इंटरवेंशंस करने होते हैं, हॉस्पिटल एडमिशन भी लगता है।
तो ये ट्राइमेस्टर वाइज चेंज होगा ऐसा तो नहीं है। नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के या महिलाओं के साथ ये रहता है कि पूरे प्रेगनेंसी सही रहा बीपी, डिलीवरी के टाइम पर बढ़ जाता है, तो क्या ये भी जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में काउंट होगा? जी, ये भी जेस्टेशनल में जब भी कभी बीपी 20 वीक के बाद अगर आपका आ रहा आ रहा है, है। तो दैट इज़ जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका लेट सेकंड ट्राइमेस्टर में आएगा, और ज़्यादातर चांसेस ये भी हो सकते हैं कि थर्ड ट्राइमेस्टर में ही आए या प्री डिलीवरी बढ़े। कुछ पेशेंट्स का बीपी केवल डिलीवरी होने के बाद बाद ही बढ़ता है, बढ़ता है, हाँ। तो दैट ऑल कम्स अंडर जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। एक इसमें लोगों के मन में सवाल रहता है कि माँ को अगर प्रेगनेंसी के दौरान हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, तो क्या वो फिर बच्चों में भी पास ऑन होगा? नहीं, बच्चों में ब्लड प्रेशर पास होगा ऐसा नहीं है। हुँ, बस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हमें मॉनिटरिंग बेबी की करते करना रहना। बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर प्रेगनेंसी में बीपी लंबे समय तक हाई रहा, माँ को भी और बच्चे को भी? हाँ, तो अगर हम कहें कि बीपी के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, तो वो मदर पे जो है, मदर में आपका ये जो मैंने सिम्पटम्स बताए आपको, ये हो सकते हैं। साथ में मल्टी ऑर्गन फेलियर की साइड मदर जा सकती है कि किडनी में इफ़ेक्ट आ सकता है, लीवर में इफ़ेक्ट आ सकता है, लंग एडिमा हो सकता है। इसके अलावा जो है स्ट्रोक तक भी पेशेंट जा सकता है, ब्रेन स्ट्रोक? ब्रेन स्ट्रोक, क्योंकि बीपी बढ़ गया। हाँ। ठीक है? इसके अलावा जो है आपका ये भी हो सकता है कि मदर को स्वेलिंग, सबसे पहले जो सिम्पटम आएगा वो स्वेलिंग होने लगती है। उनको लगता है कि मेरे बॉडी फूल रही है, वाटर रिटेंशन बढ़ रहा है। हुँ, इसके अलावा अगर हम प्लेसेंटल कॉज़ देखें, तो प्लेसेंटा में भी जो होता है कि वेसल्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, तो बेबी को ब्लड फ्लोज़ जाना कम हो जाएगा। तो देयर कैन बी चांस ऑफ एब्रप्शन ऑल्सो। ऐसा हो सकता है कि प्लेसेंटा पे ब्लीड कर जाए, तो उस टाइम पे अर्ली डिलीवरी भी करनी पड़ सकती होती है। और कॉन्टिन्यूअस अगर बीपी कंट्रोल ना हो, हुँ, हुँ। तो धीरे-धीरे करके बेबी को भी ब्लड फ्लोज़ कम जाते हैं। जब बेबी को ब्लड फ्लोज़ कम जाएँगे, तो बेबी के ग्रोथ में भी चांसेस कम हो जाते हैं बढ़ने के। तो इसको हम कहते हैं इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। अच्छा। तो बेबी की ग्रोथ कम होना शुरू हो जाती है। उसके बाद डॉपलर चेंजेस भी आते हैं, तो हुँ, उसमें हमें फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग भी करनी होती है बेबी की, मतलब? अल्ट्रासाउंड्स के थ्रू, कि डॉपलर मीन्स कि हमें बेबी के ब्लड फ्लोज़ चेक करने हैं, अच्छा। ताकि हम टाइमली डिलीवरी कर सकें। हुँ, ये भी होता है कि कई बार हमें प्रीटर्म डिलीवरी करनी पड़ सकती होती है। अगर बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो जल्दी डिलीवरी भी करनी पड़ सकती है। और अगर आप सही से बीपी मॉनिटरिंग करें और बीपी को सही से कंट्रोल करें, करें। तो 37-38 वीक्स तक आराम से प्रेगनेंसी चली जाती है, हुँ, हुँ। और डिलीवरी फिर 37-38 पे करते हैं। क्या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से प्रेगनेंसी में मिसकैरेज का भी रिस्क रहता है? अगर अनकंट्रोल्ड रहेगा, तो हुँ, देयर आर वेरी हाई चांसेस फॉर miscarriages, and it has a detrimental effect on mother also, हुँ। baby also। और कई बार एक्लेम्शिया भी हो सकता होता है मदर मतलब? को। एक्लेम्शिया मतलब कि कन्वल्जन्स आ सकते हैं, सीजर्स आ सकते हैं, दौरे पड़ सकते हैं मदर को, अच्छा, और उस स्टेज में मदर भी की भी पोजीशन खराब हो खराब हो सकती है। सकती है। इनफैक्ट जब हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हुआ करते थे, वहाँ बहुत पेशेंट्स आते थे इस हाँ, तरीके के। हाँ। तो वी हैव सीन एक्सेसिव ये सीजर्स आना, दौरे पड़ना, उसके बाद ब्लीडिंग हो जाना, कोएगुलेशन फेलियर हो जाना, हुँ, और उसके हुँ। बाद डेथ तक हो सकते होता है इससे। इट इज़ सो इम्पोर्टेंट कि आप टाइमली अपना बीपी करेक्ट मॉनिटर करें। कराते रहे। इसीलिए हमने भी इस सेशन को ऑर्गेनाइज़ किया है सो दैट लोगों को एटलीस्ट इसके बारे में जानकारी हो। हुँ। क्या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से बोला जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, तो अल्टीमेटली सी सेक्शन ही करना पड़ता है सच्चाई? इसमें थोड़ी-सी सच्चाई है। हुँ, अगर मैं कहूँ कि देखो, अगर आपका बीपी सीवियर हाइपरटेंशन की साइड जा रहा है, मतलब कि आपका बीपी कॉन्स्टेंटली जो है 150, 100 या उसके ऊपर है, तो इट इज़ वाइज़ टू गेट अ सिज़ेरियन डन, क्योंकि जब भी कभी आपके पेन्स आएँगे, तो उन हुँ, पेन्स के साथ भी आपका बीपी थोड़ा-सा बढ़ राइज़ जाता होता है, है। हाँ। तब एंड एट एंड ऑफ द डे व्हाट वी सी इज़ अ हेल्दी मदर विद अ हेल्दी बेबी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ़ नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम जो है मदर को रिस्क पे डाल करके उसे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर बीपी आपका कॉन्स्टेंटली कंट्रोल रहता है, 37-38 पे हम डिलीवरी करते हैं, एंड यू कैन ट्राई फॉर नॉर्मल डिलीवरी ऑल्सो। अगर आपको अपने आप से पेन्स आ जाते हैं, आप इंडक्शन भी करा सकते हो। इंडक्शन मतलब आप आर्टिफिशियल पेन्स भी ले सकते हो इफ बीपी इज़ कंट्रोल्ड। बट हुँ। इफ बीपी इज़ नॉट कंट्रोल्ड, देन इट इज़ बेटर टू गेट सिज़ेरियन डन। अभी आपने हमें बताया कि लक्षण कैसे दिखाई देते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो कोई स्पेसिफिक मदर्स हैं जिनमें जेस्टेशनल हाइपरटेंशन यानी कि प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ने का हुँ। रिस्क रहता है? हाँ, ऐसे कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो हुँ, कि अगर आपको पहले से पता है, तो आप अर्ली मॉनिटरिंग कर सकते हो। तो अगर आपका जो है फर्स्ट बेबी में आपका बीपी हाई रहा है, तो हुँ, सेकंड प्रेगनेंसी में देयर आर मोर चांसेस। अगर आपका जो है मदर में बीपी रहा है, या फिर आपका जेनेटिक हिस्ट्री है, हुँ, सिस्टर्स में बीपी रहा है, तो उनमें भी चांसेस होते हैं। अगर ट्विन प्रेगनेंसी है,
अगर आपका ओबेसिटी है, पहले आपका हिस्ट्री ऑफ पीसीओडी है, इन सब में भी चांसेस होते हैं कि आपकी बीपी इंक्रीज्ड कर हो सकता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी। क्या कारण है फिर बीपी बढ़ने के? क्योंकि हम लोग आम समझते हैं कि आपकी डाइट, आपकी लाइफस्टाइल, ये सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि ज़्यादा गुस्सा करते हैं या चिड़चिड़े रहते हैं। तो क्या मदर्स में भी ये सेम फैक्टर्स है प्रेगनेंसी के दौरान कि इन कारणों से उनका बीपी बढ़ सकता देखो, है? लाइफस्टाइल इज ऑलवेज अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो अगर हम कहें कि आप ओबीस हो, दिस इज अगेन अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, पीसीओडी इज अगेन अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम। तो ये भी बीपी रेस करते हैं। और डायबिटीज भी है, हाँ, डायबिटीज़ में अगर आपको हिस्ट्री है तो भी चांसेस होते हैं कि आपका बीपी बीपी बढ़ बढ़ सकता है। सकता है है। ऐसा कि जो माएँ ज़्यादा गुस्सा करती हैं या जो लेडीज़, तो उनका प्रेगनेंसी में और जेस्टेशनल हाइपरटेंशन का रिस्क रहता है? डेफिनेटली एक गुस्सा कहो या आप स्ट्रेस कह लो स्ट्रेस कह उसको, लो, तो हाँ, स्ट्रेस ऑलवेज इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ बीपी। बीपी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मदर नॉट ओनली गेट प्रेग्नेंट, द होल फैमिली गेट प्रेग्नेंट। राइट, तो उनको एक एनवायरनमेंट, अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट क्रिएट करना करना चाहिए चाहिए। ताकि मदर को भी समझें आप, और मदर को चाहिए कि वो मेडिटेशन करें, हुँ, योगा करें, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करें अपना, और एक लो सॉल्ट डाइट वो फॉलो कर सकते हैं, हुँ, प्रोसेस्ड फूड रिड्यूस करें, और स्मोकिंग तो बिल्कुल ना करें। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसी पर ही आते हैं कि अगर जेस्टेशनल हाइपरटेंशन हमें डिटेक्ट हो गया है कि ये है, एक बार हमें पहले ये बता दीजिए कि किस हफ्ते से ये डिटेक्ट होता है और उसके बाद हमें कितनी फ्रीक्वेंटली जाकर के चेक कराना चाहिए या घर पर भी एक बीपी मॉनिटरिंग मशीन रख तो लेनी चाहिए? बेसिकली अगर आपको पहले से डायग्नोसिस है, हुँ, मतलब क्रोनिक हाइपरटेंशन है, तो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही चेक करना है। ठीक है। अगर हम बात करें जेस्टेशनल हाइपरटेंशन की, तो यूजुअली वो आपको 20 वीक्स के बाद डायग्नोस होता है, हुँ, या फिर हमें अल्ट्रासाउंड में कहीं कुछ दिख रहा है ना, या प्रीवियस हिस्ट्री है आपके बीपी हाइपरटेंशन की। बड़े होने के लिए, हुँ, तो हम कहते हैं कि आप मॉनिटरिंग रोज करें अपने बीपी के। ओके। 20 वीक्स के बाद जैसे अगर आपका बीपी डायग्नोस हुआ है, तो आपको एवरी डे यू हैव टू मेक अ डायरी एक्चुअली, हाँ, है ना, जिसमें कि मॉर्निंग आप कोई भी टाइम फिक्स कर लो, 9 एएम, 3 पीएम एंड 9 पीएम, जिसमें 3 कि बार। आपको बीपी मॉनिटर करना है और अकॉर्डिंगली देखना है कि कब आपका बीपी राइज हो रहा है। साथ में आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है, और अगर बीपी 140/90 से ऊपर है तो उस टाइम पे टैबलेट लेना है। हुँ, हर एंटीनेटल विजिट पे आपको बीपी चेक करना है। अगर आपका बीपी जो है टैबलेट लेने के बाद भी आपका बीपी जो है 150/95 से ऊपर आ रहा है, देन यू हैव टू कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट और यू हैव टू रीच टू द हॉस्पिटल। हुँ। आपने कहा कि डायरी मेंटेन करनी है, तो क्या हम घर पे अपनी बीपी मॉनिटरिंग मशीन रख सकते हैं डायरी को मेंटेन करने के लिए? बिल्कुल, बिल्कुल। एक बीपी मॉनिटरिंग मशीन रखना ज़रूरी है अगर हाँ, किसी का बीपी रेज़ रहता है। पर देयर आर सम डूज़ कि हुँ, जिसमें हम कहें कि इस तरीके से आपको बीपी मेज़र करना है। चेक करना है, हाँ, ऐसा वो नहीं भी है। बता दीजिए सही तरीका क्या है? हुँ, तो ऐसा नहीं है कि आप लेट के या बैठ के बात करके आप किसी भी मूड में आप कर रहे हो। ओके। आइडियली अगर आपको बीपी मेज़र करना है, तो आप 5 मिनट के लिए थोड़ा-सा रेस्ट करो, फिर आप चेयर पे बैठो। यू हैव टू सिट स्ट्रेट। हुँ, हुँ, आप अपना एक टेबल पे आप अपना बीपी मशीन रख सकते हो, हैंड उस पे रखिए, एंड आपका जो बीपी का आर्म का जो लेवल होगा, दैट शुड बी एट द लेवल ऑफ हार्ट, ओके। और फिर आपको मेज़र करना है। और दोनों आर्म्स में करना है। एक हुँ, राइट आर्म में करेंगे, फिर आप लेफ्ट आर्म में करेंगे, और चेक करेंगे कि बीपी बहुत डिफरेंस तो नहीं है। अगर हुँ, बीपी 15 से ज़्यादा का डिफरेंस है, तो दैट मीन्स कि कोई और प्रॉब्लम भी साथ में एसोसिएटेड हो सकती है। ठीक है। और तो ये और कितनी बार चेक करना है आपने बताया था? बीपी यूजुअली वही दिन में 3 बार आप बीपी मेज़र कर ही रहे ठीक हो। है। अगर आपका बीपी एकदम से ज़्यादा आ रहा है, तो आप 10 मिनट्स ब्रेक लो, फिर रेस्ट करो, फिर दोबारा से एक बार चेक करो। हुँ। अगर 150/95 के ऊपर है, तो एक बार आप ज़रूर से विज़िट कंसल्ट कर कर लो, लो। ओके। और जो आपने बताया चेक करने के लिए कुछ डूज़ है, कुछ डोंट्स भी हैं कि ये एक्टिविटीज़ करके या ये चीज़ें करके आप बीपी तुरंत ना चेक करिए, जैसे कि अगर फ्लक्चुएशंस हो आप सकते हैं? स्ट्रेस्ड हो, हाँ, आपने डाँट रहे हो या कॉफ़ी पी है आपने, अच्छा, है ना? एकदम से आपने हाई सॉल्ट प्रोसेस्ड फूड आप ले रहे हो, तो आइडियली उसके बाद आप ना मेज़र करें। ठीक है। आप रिलैक्स होकर ही उसको मेज़र मेज़र करें। करें, ओके। अगर किसी को समझ में आ गया, उन्होंने जो डायरी मेंटेन की है कि नहीं मेरा तो ये बढ़ा ही रह रहा है, मुझे एक बार डॉक्टर से विज़िट करना ही पड़ेगा। आपके पास कोई आता है, आपने कन्फर्म बता दिया, तो क्या तुरंत से दवाइयाँ शुरू कर दी जाती हैं या पहले लाइफ़स्टाइल और डाइट चेंजेस बताए नहीं, जाते हैं? बीपी में हम रिस्क नहीं लेते हैं, हुँ, तो आइडियली दोनों चीज़ें साथ-साथ चलती हैं। आपको लाइफ़स्टाइल चेंज भी बताया जाता है, प्लस जो है आपको टैबलेट्स भी स्टार्ट करे जाते हैं, और स्ट्रिक्ट बीपी मॉनिटरिंग आपको बोली जाती है, हुँ, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, एक बेबी को भी लिए हुए हो, और अगर आपके बीपीज़ बढ़े रहेंगे, तो ब्लड फ्लो भी कहीं न कहीं बेबी को डिक्रीज़ जाएगा। बिल्कुल। तो वी डोंट टेक दैट रिस्क कि आप पहले लाइफ़स्टाइल मेंटेन करो, हुँ। है ना? बोथ थिंग्स गोज़ साइमल्टेनियसली। हम पहले लाइफ़स्टाइल की बात कर लेते हैं कि लाइफ़स्टाइल और डाइट में आप क्या चेंजेस बोलते हैं कि कौन से खाने की चीज़ें आप लोग मना कर देते हैं, कुछ खाने की चीज़ें आप लोग एडवाइस करते हैं सो दैट प्रेगनेंसी में बीपी कंट्रोल में रहे?
देखो बीपी कंट्रोल के लिए अगर मैं डाइट से बात करूँ तो इम्पॉर्टेंट है कैफ़ीन नहीं लेना है, स्मोकिंग नहीं करना है, हाई प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना है एंड लो सॉल्ट इनटेक करना है। दैट इज़ द ओनली थिंग दैट वी एडवाइस इन द डाइट। तो डॉक्टर आपने जैसे बताया कि हमें डाइट में क्या नहीं खाना चाहिए। अगर किसी ने डाइट में ये सारे रिस्ट्रिक्शंस कर लिए तो फिर इसमें दवाइयों का रोल कब आ जाता है? और दवाइयाँ क्या सेफ होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर वाली? जो प्रेगनेंसी में दवाइयाँ देते हैं वो सारी एकदम सेफ होती हैं। दे ऑल आर एंटी हाइपरटेंसिव टैबलेट्स एंड दे ऑल आर वेरी वेरी सेफ एंड बहुत ही कंट्रोल्ड वे में दी जाती हैं वो। और इट इज़ ऑलवेज गुड टू टेक दोज टैबलेट्स। आपको ऑमिट नहीं करना है और बिल्कुल नहीं सोचना है कि प्रेगनेंसी में ये अनसेफ है। दे आर वेरी गुड फॉर यू एंड योर बेबी। बेबी दवाइयों को लेने का भी कोई सही समय, सही तरीका होता है कि इस समय हम लेंगे तो ज़्यादा बेहतर करेगा, या जब-जब बीपी बढ़े तब लें? नहीं, नहीं, जब-जब बीपी बढ़ना है तभी लेना है और वो 2 से 4 दिन हमें लगते हैं टैबलेट्स को आपके डोज़ को सेट करने के लिए। ठीक है। फिर आप उस टाइम पे तो ले ही रहे हो जो शेड्यूल टाइम है आपका बीपी की टैबलेट, और अगर बीच में आपका बीपी शूट करता है तो हम एक सेकंड लाइन ऑफ टैबलेट भी ऐड कर सकते होते हैं उसमें, अगर आपका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है। एक ही दवाई दी जाती है? नहीं, दवाइयाँ कई सारी हैं। वी स्टार्ट विद लोअर डोज़ एंड मोर सेफर टैबलेट्स एंड देन वी कैन इंट्रोड्यूस मोर आल्सो। मोर ऑल्सो। इसमें जो दवाइयाँ हैं, क्या ऐसा है कि कई बार बॉडी रिजेक्ट कर देती है? क्योंकि प्रेगनेंसी में तो कई बार महिलाओं को खुद ही नहीं समझ में आता कि उनके शरीर के साथ क्या हो रहा है। तो समझ में आ सकता है These हमें? all tablets are study proven हाँ, and they all are very safe. सेफ, ठीक बहुत है। आराम से पेशेंट ले लेते हैं, ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है उन टैबलेट्स और के। कब तक चलती हैं ये दवाइयाँ? डिलीवरी के टाइम टिल तक या बाद डिलीवरी भी? टिल डिलीवरी तो चलेंगे ही हाँ। चलेंगे। फिर आफ्टर डिलीवरी जो है फिर दोबारा से बीपी मॉनिटर किया जाता है और देखा जाता है कि बीपी अगर शूट अप कर रहा है तो फिर दोबारा से देना है और 6 वीक्स तक आपको बीपी मॉनिटरिंग करना है पोस्ट डिलीवरी। ऐसा होता है कि दवाइयाँ देने के बावजूद भी बीपी कंट्रोल में नहीं है प्रेगनेंसी के दौरान? कई बार ऐसा होता है कि ओरल टैबलेट्स देने से भी रेगुलेट नहीं होता है या रिड्यूस नहीं होता है, तो उन केसेस में हमको इंजेक्टेबल एंटी हाइपरटेंसिव्स भी देने पड़ते हैं। कई बार जो है अगर इंजेक्टेबल देने के बाद भी काफ़ी डोजेस देने के बाद भी अगर 160 110 से ऊपर ही आ रहा है बीपी, तो हमें कई बार मैग्नीशियम सल्फेट जैसे टैबलेट्स भी इंजेक्शंस भी देने पड़ते हैं, ठीक है। जो कि कंट्रोल करते हैं कि मदर को दौरे ना आए। ना आए। ऐसा होता है कि कई बार दवाइयों का हम डोज़ जो है, एक बार डॉक्टर ने जो बता दिया वही खाते जा रहे, बट हो सकता है बीपी कंट्रोल में आ जाए और लो बीपी के भी चांसेस हो सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप टैबलेट्स भी ले रहे हैं तो भी आपको बीपी मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी है। हाँ, लो बीपी के नंबर्स हम कैसे देखें तो समझ में आए, एक आइडिया रहे? बेसिकली अगर 110/70 से नीचे जा रहा है बीपी या आपका 100/60 से के आसपास जैसा कोई बीपी आ रहा है, तो वो वाली टैबलेट आप उस टाइम के लिए आप ओमिट कर स्किप कर दीजिए, दें, ठीक है। मत लीजिए। दवाइयाँ छूट भी जाती हैं, ये अक्सर सवाल बहुत ज़्यादा रहता है कि हम टाइम से दवाइयाँ नहीं लेते, दवाइयाँ छूट जाती हैं, तो क्या हम अगले दिन डबल डोज करके लें या नहीं, कैसे लें उसको? नहीं, बिल्कुल डबल डोज़ करके नहीं लेना है। बीपी की मॉनिटरिंग इम्पोर्टेंट है। आपको जब भी आप बीपी करोगे तो हम एक्चुअली जब भी बीपी रेज़ आता है मदर का, तो वी गिव सम टाइम टू द मदर फॉर हर काउंसलिंग। उनको हम समझाते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है आपका बीपी मॉनिटर करना। आप टैबलेट मिस नहीं कर सकते हो, ठीक है? अगर फिर भी आपका मिस होता है तो पेशेंट को खुद एक सेल्फ आता है और वो थोड़ी देर बाद फिर बीपी कर ही लेते हैं अपना। यूजुअली ऐसा नहीं होता है कि इतना बीपी रेज़ हो रहा है, टैबलेट हम दे रहे हैं और पेशेंट छोड़ दे टैबलेट रहे हो। ही ना ले। तो फिर तो बीपी बढ़ जाएगा एंड दे हैव टू लैंड अप इन हॉस्पिटल ओनली। बिल्कुल। एक और रहता है, जैसे इंडियंस में कॉमन है कि जो दवाइयाँ हैं उसको लेकर के वो फिक्स नहीं रहते हैं कि चलो ठीक है, डॉक्टर ने बता दिया हम खाते हैं। अब उनको लगेगा कि चलो अब तो बीपी कंट्रोल हो गया, हम छोड़ देते दवाइयाँ, अब क्या ज़रूरत है हमें खाने की। तो ऐसा होता है कि दवाइयाँ छोड़ दी और फिर से बीपी दोबारा बाउंस बैक हो सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसीलिए बीपी इम्पोर्टेंट है, बीपी की टैबलेट्स इम्पोर्टेंट हैं। टैबलेट्स नहीं छोड़ना है। अगर आप हाइपरटेंसिव हो तो आपको एंटीनेटल विजिट्स भी अपने प्रॉपर टाइम पे करनी है, ताकि आप कोई चीज़ मिस करो तो आप टाइमली जो है आपकी गायनेकोलॉजिस्ट उसको पकड़ सकें। जेस्टेशनल डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन क्या एक साथ हो सकते हैं प्रेगनेंसी में? बिल्कुल हो सकते हैं, और अगर ये दोनों एक साथ हैं तो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग चाहिए आपको, क्योंकि इसमें प्रीटर्म डिलीवरी के चांसेस भी रहते हैं, आईयूजीआर मतलब बेबी की ग्रोथ के कम होने के चांसेस भी रहते हैं, और मदर को जो है थोड़ा और वाइजली अपनी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करनी होगी, शुगर की भी और बीपी की भी। बिल्कुल। आपने जैसे बताया कि डिलीवरी के टाइम पर बीपी थोड़ा-सा और में भी बढ़ सकता है क्योंकि एनवायरनमेंट वैसा रहता है। तो डिलीवरी के समय में जेस्टेशनल हाइपरटेंशन को लेकर के कुछ चीज़ें आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगी कि ये चीज़ें हो सकती हैं, आप पहले से प्रिपेयर रहिए
और क्या ज़रूरी है कि सब में ऐसा हो या डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट? देखो, जब भी कभी आपका जेस्टेशनल हाइपरटेंशन डायग्नोज हो रहा है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी एंटीनेटल विजिट्स थोड़ी फ्रीक्वेंट होंगी, आपके अल्ट्रासाउंड्स भी थोड़े से फ्रीक्वेंट होंगे। अगर बीपी जो है सीवियरली रेज्ड है, तो अल्ट्रासाउंड्स कई बार हम 2 वीकली या वीकली भी करा रहे होते हैं, जस्ट टू सी कि ब्लड फ्लोस कैसे बेबी में जा रहे हैं, और बेबी की मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट है। अगर मैं डिलीवरी के टाइम के लिए बोलूँ, तो आपको सिर्फ कूल रहना है, काम रहना है। अगर आप मेडिटेट कर रहे हो, ब्रीथिंग एक्सरसाइज टेक्निक्स आपको सिखाई जाती हैं, वो आप कर रहे हो, तो भी आपका बीपी काफ़ी हद तक नीचे रहता है। प्लस टैबलेट्स तो आप ले ही रहे हो, और आपका जो हस्बैंड है या जो कपल है, उनको भी कहते हैं कि वो भी अपने वाइफ के साथ रहें, ताकि उनको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता रहे। बिल्कुल। जो हमने बात की अब तक हाई ब्लड प्रेशर को लेकर के, इसकी वजह से आपने हमें कॉम्प्लिकेशंस बताए थे। तो डिलीवरी के टाइम के कितने टाइम के बाद हम फिर से मॉनिटर करते रहे बीपी कि अभी तो फिर से नहीं बढ़ रहा है, या कब तक रेंज में आ सकता है? जस्ट आफ्टर द डिलीवरी, जस्ट जैसे ही डिलीवरी होती है, तो भी हम बीपी मॉनिटर करते हैं, और पेशेंट का बीपी एवरी 4 आवरली हम हॉस्पिटल में ही मॉनिटर करते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं बढ़ तो नहीं रहा है और हमें क्या टैबलेट डोज देना है। फिर अगर 3 डेज या 2 डेज तो पेशेंट हॉस्पिटल में रहते ही हैं, तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि हाँ, बीपी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो अकॉर्डिंगली हम एंटी हाइपरटेंसिव टैबलेट पर ही उनको डिस्चार्ज करते हैं, और उनको घर पे कहते हैं कि आप दिन में 3 बार फिर मॉनिटर करो बीपी को। टिल 6 वीक्स दे हैव टू मॉनिटर द बीपी। ठीक है। और क्या उसके बाद आप बच्चों में भी मॉनिटर करते हैं बीपी, या नहीं, बच्चों में नहीं नहीं, करते ऐसा? नहीं। ठीक है। 6 हफ्ते बाद चांसेस हैं कि बीपी नॉर्मल हो सकता है, या फुल्ली वो हाइपरटेंशन में कन्वर्ट हो सकता है? देयर आर वेरी लेस चांसेस कि वो फुली कन्वर्ट हो। यूजुअली पेशेंट का बीपी 6 वीक्स पे सेटल हो जाता है। ठीक है। हमें आप एक बार ओवरऑल ये चीज़ बता दीजिए कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी का बीपी बढ़ा रह रहा है इस रेंज से ऊपर, तो क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करके वो उसको थोड़ा बहुत कंट्रोल या रेंज में ला सकते हैं? सो फैमिली में एक एनवायरनमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। इसके अलावा जो है मतलब बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेस आउट है, या घर में कोई लड़ाई झगड़ा ये सब है, उनसे उनको एकदम अलग ही दूर रखें। रखें, हाँ। ठीक है, मदर को चाहिए कि वो एक मेडिटेशन ज़रूर से फॉलो करें, है ना। दूसरा, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करें। कुछ आसन है कि आप आराम से बैठ करके आप मंत्रास कर सकते हो, आप सॉफ्ट म्यूजिक आप सुन सकते हो, उनसे भी काफ़ी रिलैक्सेशन रहता है। दूसरा, कोशिश करें कि दोपहर में एटलीस्ट आप 2 to 3 आवर्स रेस्ट कर लें। रात में भी एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स का आपका स्लीप प्रॉपर हो, और आप अपना लो सॉल्ट डाइट लीजिए। बाकी आउटसाइड फूड अवॉइड कीजिए, स्मोकिंग, कैफीन और प्रोसेस्ड फूड अवॉइड कीजिए, और एक हेल्दी एनवायरनमेंट घर में बनाकर रखना है। आपने लो सॉल्ट डाइट की बात कही, तो प्रेगनेंसी में अक्सर खट्टा, तीखा, चटपटा खाने का मन करता है, तो अचार, चटनी, पापड़ ये सब लोग कंज्यूम करने लगते हैं। इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, तो फिर ये खाएँ या ना खाएँ? तो आइडियली तो देखो अवॉइड ही करना है इन सब चीज़ों को, बिकॉज़ मुझे लगता है जब हम मेडिटेशन बोलते हैं, तो एंड द मदर हैज़ टू गिव द पॉजिटिव अफर्मेशंस टू हरसेल्फ कि दिस इज़ गुड फॉर माय बेबी एंड दिस इज़ नॉट गुड फॉर माय बेबी। तो जब वो इस तरीके से अपने माइंडसेट को चेंज करते हैं, तो वो उसको कर भी पाते हैं कि दिस इज़ राइट, तो वो उसको अवॉइड भी कर पा रहे होते हैं। और जो लोग कुछ होम रेमेडीज अपनाते हैं, क्योंकि जैसे ही कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, तो आसपास के लोग उसको बहुत सारी चीजें बताने सिखाने लगते हैं। तो ब्लड प्रेशर को लेकर के आम लोगों में फॉलो किया जाता है कि लहसुन की कली खा ले, या केला, इस तरह की चीजें फॉलो करने लगते हैं, अर्जुन की छाल वगैरह ये सब। ये आप लोग बोलते हो करो, या फिर मना कर देते हो? नहीं, हम लोग ये तो नहीं कहते कि आप मत करिए। जो भी आपके फेथ है, कल्चर से रिलेटेड है, आप उन्हें कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। गार्लिक इज ऑलवेज गुड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये चीजें ले सकते हो। कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स या वार्निंग साइंस या इमरजेंसी साइंस के तौर पर हम समझ सकते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान ये बदलाव दिख रहे हैं, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करिए, एक बार हॉस्पिटल विजिट कर लें। बिल्कुल। तो अगर आपको ब्लरिंग ऑफ विजन हो रही है ना, ब्लैकआउट हो रहा है, या सीवियर हेडेक हो रहा है, या एक्सेसिव एकदम से स्वेलिंग आना शुरू हो गई है बॉडी में, कहीं भी, हाँ, पूरी बॉडी में कहीं पे भी आपको आना शुरू हो गई है, यूजुअली लैग्स में आती है, या आपको लगता है कि फेस एकदम पफीनेस हो गया है ना, हैंड्स में ऐसा लगता है कि आपकी जो रिंग्स हैं वो एकदम टाइट हो गई हैं, तो या आपके कपड़े एकदम टाइट होना शुरू हो गए हैं, आपको ऐसा लगता है, या फिर जो है आपको एकदम से थकावट लग रही है ना, डिजीनेस फील लग रहा है, ऐसा लगता है बार बार चक्कर आ रहा है ना, या फिर आप अननेसेसरी स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हो, या अननेसेसरी आप किसी चीज़ पे इरिटेट हो रहे हो, है ना, या फिर जो है आपको एक्सेसिव हेडेक है, या आपको एपिगैस्ट्रिक पेन है, मतलब कि यहाँ पर चेस्ट में आपको पेन शुरू हो रहा है,
तो ऐसे या यूरिन करने में आपको दिक्कत हो रही है, तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि वार्निंग सिम्टम्स हम बोलते हैं और आइडियली आपको हॉस्पिटल आना चाहिए। ठीक है। और कुछ ऐसे टिप्स या एडवाइस आप हमारी ऑडियंस को देंगी सो दैट वो हो ही ना जेस्टेशनल हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी में, अगर वो चाहती हैं कि हाई ब्लड प्रेशर ना हो तो उसको बचाने के लिए, अवॉइड करने के लिए क्या प्रिवेंटिव टिप्स हैं? तो बिफोर प्लानिंग द प्रेगनेंसी इट इज़ ऑलवेज गुड टू गेट अ प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग डन, ताकि आपके सारे टेस्ट हो सकें। आप अगर ओबीज हो, आपका बीएमआई रेज्ड है, तो पहले आप अपना बीएमआई ठीक करें, उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान करें। दूसरा, अपने लाइफस्टाइल में मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइजेस को एक एक अहमियत दें, जिससे कि अगर वो वही काफ़ी सारी चीज़ों को रेगुलराइज कर लेते हैं। जब आपका प्रेगनेंसी पॉजिटिव होता है तो भी हम कहते हैं आप एटलीस्ट वार्म अप एक्सरसाइजेस करिए, मेडिटेशन करिए, ब्रीथिंग करिए, थोड़ा सा वॉकिंग ज़रूर करिए और अपने टाइम को एक सेट डिसिप्लिन में लेकर आइए। ये नहीं कि आप ऑफिस का काम कर रहे हैं पूरे टाइम, तो उसमें भी आप अपना एक अपने लिए 1 घंटा अगर आप निकालेंगे जिसमें कि आप ये सब चीज़ें करेंगे, तो भी बीपी के चांसेस थोड़ा कम हो सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा रैपिड फायर है हमारे पास, हम चाहेंगे आप क्विकली उसका आंसर कर दीजिए। अगर प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ा हुआ है तो कॉफी या चाय ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? आइडियली अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, 1-2 कप भी? 1 कप आप ले सकते हो, लेकिन अगर बीपी सीवियरली रेज्ड है तो आइडियली अवॉइड करें। लेकिन हाँ, अगर बहुत पसंद करते हो तो 2-3 सिप आप ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि एकदम से बहुत ज़्यादा वो आपको सीवियर डैमेज करेगा। ठीक है। नमक को लेकर के है कि हम जो खाने में नमक है उतना ही लें, या ऊपर से कई बार लोग सैलेड में या अलग से कम फीका लग रहा है तो वो डालें? आइडियली यू शुड अवॉइड द सॉल्ट, एक्स्ट्रा सॉल्ट। ठीक है। बीपी मॉनिटर करने के लिए क्या हमेशा हमें प्रेगनेंसी के दौरान घर पे एक बीपी मॉनिटरिंग मशीन रख लेनी चाहिए? बिल्कुल रखनी चाहिए। और कितनी बार बीपी नापे एक दिन में? अगर बीपी आपका आया है, रेज़्ड आया है, तो आप जो है दिन में 3 बार मिनिमम नापेंगे। अगर रेज़ नहीं आया है तो हफ्ते में 1 बार भी आप नाप सकते हैं। ठीक है। कौन-सा वो नंबर है जब हमें दिखे तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए बीपी मोर में? देन 140/90 अगर बीपी आ रहा है, देन इट इज़ अलार्मिंग साइन। ओके। स्वेलिंग अगर है तो क्या ये हमेशा डेंजरस हाई ब्लड प्रेशर का ही साइन है या किसी और का साइन हो सकता अगर है? स्वेलिंग है तो साइन कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। कई बार आप बहुत ज़्यादा एक्सर्शंस कर रहे होते हो, बहुत ज़्यादा एकदम खड़े रहते हैं बहुत लंबे टाइम के लिए, या बहुत लंबे टाइम अगर आप पैर लटका कर भी आप बैठे रहें, तो भी आपको स्वेलिंग्स हो सकती हैं। तो दिस वी कॉल एज़ अ फिजियोलॉजिकल एडिमा ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसमें जब आप लेटते हो 3-4 घंटे के लिए या 6 घंटे के लिए, तो देखा गया स्वेलिंग सबसाइड कर जाती है। ठीक तो है। हमेशा इट्स नॉट अ साइन ऑफ बीपी। कई बार पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम होता है या प्रोटीनीमिया है उनको, बहुत लेस हाइपरप्रोटीनीमिया है उनको, तो उन केसेस में भी आपको स्वेलिंग बढ़ सकती बढ़ है। सकती है। चक्कर आना और आँखों के सामने धुंधला दिखाई देना हर बार एक वार्निंग साइन है, या कभी-कभी कमज़ोरी की वजह से भी चक्कर आ सकता बिल्कुल है? आ सकता है कमज़ोरी की वजह, अगर आपने कभी लंबे टाइम से खाया नहीं है, आप लंबे टाइम से भूखे हो या आप डिहाइड्रेटेड हो या बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो, तो भी आपको ये ऐसा हो सकता है। ठंडे पसीने आना एक साइन है हाई बीपी का? नॉट एग्ज़ैक्टली, हुँ। पर हाँ, इट मे बी द साइन। ठीक है, ओके। एक और है कि हाई बीपी की जो मेडिसिन्स हैं वो सेफ है कि नहीं प्रेगनेंसी में, और उससे माँ और बच्चे पर कुछ असर पड़ेगा तो नहीं? नहीं, दीज़ टैबलेट्स आर टोटली सेफ, यू कैन कंफर्टेबली टेक देम, और लेना चाहिए उनको, क्योंकि वो आपके लिए और आपके बेबी दोनों के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट आपके लिए दे रहे हैं और आपका बीपी कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप लॉन्ग टाइम तक जो है प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है। लास्ट है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान हाई ब्लड प्रेशर है तो वो बच्चे में भी होगा और आगे चल कर के माँ को भी हो सकता है। अगर प्रेगनेंसी में बीपी है तो मदर के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो 12 वीक्स तक अपना बीपी ज़रूर चेक करें। 12 वीक्स के बाद यूजुअली सेटल हो जाता है, और हाई बीपी बेबी में जाएगा इसके चांसेस ना के नहीं बराबर हैं। एक और है इसी में कि पहली प्रेगनेंसी में अगर बीपी हाई था यानी कि जेस्टेशनल हाइपरटेंशन था, तो सेकंड प्रेगनेंसी में भी होगा या थर्ड प्रेगनेंसी में? हाँ, ये चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये देखा गया है कि 1 इज़ इन 3 प्रेगनेंसीज़ ऐसा है कि अगर आपका डिलीवरी जो है 28-32 वीक्स के बीच में हुई है पिछली प्रेगनेंसी में, तो इस प्रेगनेंसी में 3 में से किसी एक प्रेगनेंसी में चांसेस हैं। ठीक अगर है। आपके यही चांस है कि आपका डिलीवरी जो है पहली वाली प्रेगनेंसी में हाई बीपी है, लेकिन फिर भी 37 तक चला गया है, तो 5 में से 1 प्रेगनेंसी ऐसी होगी जिसमें से बीपी रेज़ होगा। ठीक है, दैट्स इट। ये हमारा रैपिड फायर सेशन था और आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया। हम चाहते हैं डॉक्टर कि अब तक इस सेशन में हम लोगों ने जो भी बात की है, एज़ अ फाइनल गो टू होम मैसेज आप हमारी ऑडियंस को ज़रूर बताएँ कि जेस्टेशनल हाइपरटेंशन को हम इग्नोर ना करें, ये कितना खतरनाक और सीरियस हो सकता है। इसको लेकर के हम क्या चीज़ें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फॉलो करें, सो दैट हमारी प्रेगनेंसी की 9 महीने की जर्नी भी अच्छे से निकले, माँ और बच्चे को भी कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो।
तो जब भी आप प्रेगनेंसी होती है तो बीपी हर विजिट में, एंटीनेटल विजिट में आप ज़रूर से मेजर करें। अगर आप जेस्टेशनल हाइपरटेंशन आपको डायग्नोज हुआ है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने घर पे सही तरीके से बीपी मॉनिटर करें। जो आपको टैबलेट आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ने एडवाइस की हैं उनको बिल्कुल भी आप मिस ना करें। आपके इन्वेस्टिगेशंस थोड़े से फ्रीक्वेंटली होंगे, आपका अल्ट्रासाउंड्स थोड़े से फ्रीक्वेंट होंगे, उनको बिल्कुल मिस ना करें और अपने लाइफस्टाइल को ज़रूर से चेंज करें। उसमें मेडिटेशन, योगा, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस को ज़रूर से इनकलकेट करें। बिल्कुल, ये चीज़ें अगर हम कर लेते हैं तो बहुत हद तक कंट्रोल करके रख सकते हैं। और जैसे कि डॉक्टर आपने इस सेशन में हमें बहुत सारे टिप्स बताए हैं कि और एडवाइस भी दिए हैं कि प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर को हम कैसे कंट्रोल करके मैनेज करके रख सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे थैंक साथ यू। इस सेशन में जुड़ने के लिए। आई होप आपने भी इस सेशन को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपके मन में जेस्टेशनल हाइपरटेंशन से रिलेटेड कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे एक्सपर्ट के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम अगला पॉडकास्ट किसी नए टॉपिक पर बनाएं तो उसके सजेशंस भी आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे अगला सेशन उसी टॉपिक पर रखने का। ऐसे और भी हेल्थ पॉडकास्ट के लिए देखते रहिए एनबीटी लाइव। थैंक यू।